नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम मनोविज्ञान की विधियां पढ़ रहे हैं और आज जो हम विधि पढ़ने वाले हैं वो है प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड। इससे पहले हमने अंतर्दर्शन विधि देखी थी। ये तो हमने वहां पढ़ ली थी संप्रदाय में, वही है सेम। अवलोकन विधि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा और बाकी साक्षात्कार सर्वे है, ये भी आ जाएगी। ये तो कोई बहुत ही इजी सी है, जिनमें मुश्किल से दो दो तीन तीन लाइनें हैं, तो ये तो दो दो चार चार मिनट की वीडियो है। पहले प्रयोग विधि के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में नेक्स्ट और जो होगा उसमें साक्षात्कार भी पढ़ेंगे, सर्वे भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। इस क्लास में हम प्रयोग विधि के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा अभी क्या है, मेरा जो थोड़ा जुकाम बहुत ज्यादा तेज है, तो गले में इन्फेक्शन भी है। आवाज उतनी हो सकता है क्लियर आपको ना आए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो चूंकि ये मौसम ही थोड़ा ऐसा चल रहा है इस समय वाला, थोड़ा इसलिए थोड़ी समस्या हो गई है। लेकिन हम पढ़ेंगे प्रयोग विधि के बारे में आज। तो अब इसमें आज हम पढ़ते हैं प्रयोग विधि। देखिए, मनोविज्ञान के प्रयोग विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए, प्रयोग विधि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधि है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान में कौन कौन सी विधियां काम में आती है, कौन कौन से मेथड काम में आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विधियां हैं, जैसे सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, वो तो थी अवलोकन, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन प्रयोग विधि भी जो है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में कितनी तरह के प्रयोग होते हैं। जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कितनों पे प्रयोग किए हैं। कभी वो बिल्ली पे प्रयोग करते हैं, कभी चूहों पे करते हैं, कभी किसी पे कर रहे हैं, कभी बंदर पे प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों पे प्रयोग कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान के अंदर प्रयोग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रयोग विधि के अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। और थोड़ा सा प्रयोग के बारे में, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी अवलोकन वाली, उसमें याद कीजिएगा, मैंने वहां भी कुछ चीज आपको बताई थी। मैंने आपको यह बताया था कि स्थान के आधार पर, प्लेस के आधार पर जो है, वो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, वो दो प्रकार का हो सकता है। जो ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन सा? एक तो था प्रयोगशाला वाला और दूसरा था फील्ड वाला। तो प्रयोगशाला वाला के अंदर आपको मैंने यह बताया था कि पर्टिकुलर किसी लेबोरेटरी में, जो कि मनोविज्ञान से संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, तो वहां जो जिन पर भी प्रयोग किया जा रहा है, जिन बच्चों पर प्रयोग किया जा रहा है, तो उस प्रयोगशाला के अंदर उन बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना। लेकिन उन बच्चों पे हो क्या रहा है? प्रयोग हो रहा है। तो वो जो पर्टिकुलर जो प्रयोग हो रहा है, तो वो किसका भाग है? प्रयोग विधि का। लेकिन जो हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो तो उसमें आ गया, किसमें? अवलोकन में। तो प्रयोग विधि के अंदर कुछ मेन मेन चीजें हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला तो आपको समझना है कि ये चर क्या होता है, क्योंकि अध्ययन इन्हीं चरों के मध्य संबंधों का या फिर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाएगा। देखिए, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, और वेरिएबल का सीधा सा अर्थ यह होता है कि जिसमें परिवर्तन संभव हो, यानी जिसके अंदर जैसे चेंज हो सके। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं कि किसी भी वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसी विषय वस्तु, या कोई भी मान लीजिए किसी चीज का गुण है, जिसको कम ज्यादा किया जा सके, जिसमें चेंज किया जा सके, यानी जो स्थायी नहीं हो, यही चीज क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है, चर कहलाती है। जैसे मान लीजिए, आप थोड़ा और उदाहरण देखिए। आप कई बार ये जो चर नाम आता है, बच्चे इसमें हो जाते हैं कि सर ये चर पता नहीं क्या चर होता है। ये कुछ नहीं है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब ही होता है जिसमें परिवर्तन हो सकता हो। वेरिएबल यानी जिसमें परिवर्तन संभव हो, बस सीधा सा अर्थ है इसका। जैसे मान लीजिए, साइकोलॉजी में कुछ बड़े फेमस उदाहरण आते हैं और हमेशा उनसे संबंधित एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे मैं प्रकाश की बात करूं, लाइट की। अब ये कोई मान लीजिए ऑफलाइन क्लासरूम है मेरा, और यहां मैं खड़ा हूं, यहां सभी आप लोग बच्चे बैठे हैं। इसके अंदर 10 लाइट लगा रखी है मैंने, और अगर अब मैं चाहूं तो क्या इस प्रकाश की रोशनी को मैं और अधिक बढ़ा सकता हूं?
या मैं चाहूं तो इस प्रकार की रोशनी को क्या मैं कम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे मैंने 10 लाइटें ऑन कर रखी है, अगर मैं उनमें से 5-6 लाइटें बंद कर दूं तो प्रकाश की रोशनी क्या हो जाएगी? थोड़ी हो जाएगी कम, न्यूनतम हो जाएगी। तो ये चीज क्या है? ये एक चर है, एक वेरिएबल है, यानी उस वस्तु का जो गुण है प्रकाश का, मैं चाहूं तो उसको कम कर सकता हूं। मैं कुछ बड़ी लाइटें, जैसे मान लीजिए ये जो मैच वगैरह होते हैं, नाइट मैच, उनमें जिस तरह की लाइटें लगती है बड़ी वाली, उस तरह का मैं एक दो लाइट मैंने एक्स्ट्रा लगा दी, तो अब कमरे की प्रकाश की रोशनी और ज्यादा बढ़ गई। यानी वो एक ऐसी चीज है जिसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। तो यही चीज क्या है? चर है। तो किसी भी विषय वस्तु के अंदर, कोई भी वस्तु के अंदर, या कोई भी किसी चीज का गुण हो मान लीजिए, तो वही क्या कहलाता है? चर कहलाता है। तो ये इसका सीधा सा अर्थ है। जैसे मान लीजिए घर पर भी अगर आपने कभी नींबू की शिकंजी बनाई हो, अब शिकंजी के अंदर मान लीजिए चीनी, मिठास भी क्या है? एक गुण होता है। मिठास जो होता है वो भी एक गुण है। अब उस गुण को आप अगर कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चीनी को थोड़ा जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास में 1 चम्मच चीनी गिरी, अब अगर उसको आपको लग रहा है कि नहीं मीठा ज्यादा है, थोड़ा कम करना है, उसमें थोड़ा सा पानी आपने और मिला दिया, तो वो थोड़ा सही हो गया। तो यानी जिस चीज में परिवर्तन हो सकता है, किसी चीज का गुण हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, तो ये चीज तो कहलाती है चर। यानी जिसमें परिवर्तन संभव हो, यानी जो स्थायी ना हो, ये चर है। और हम किस बात की, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रयोग विधि। तो फिर प्रयोग विधि है क्या? हमने चर तो समझ लिया, जो स्थायी नहीं हो, जिसमें परिवर्तन संभव हो, वो चर कहलाता है। तो फिर प्रयोग विधि में इस चर का हम करेंगे क्या? तो प्रयोग विधि में चरों के मध्य, यानी जो अलग अलग वेरिएबल होते हैं, उनके मध्य, दो या दो से अधिक वेरिएबल के मध्य, दो या दो से अधिक चरों के मध्य जो है वो क्या किया जाता है? उनके संबंधों की जांच की जाती है। तुलनात्मक रूप से कोई अध्ययन किया जा सकता है, अलग अलग चरों में कोई प्रयोग किया जा सकता है। उन जो चर है उन पर अलग अलग चरों का क्या करते हैं? हम चुनाव करते हैं, और उसके बाद में उनके संबंधों की जांच की जा सकती है, या तुलनात्मक रूप से कोई भी अध्ययन किया जा सकता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, बड़ा फेमस उदाहरण है इस साइकोलॉजी का, प्रयोग विधि का। तो इसमें हालांकि चर के कई प्रकार भी आते हैं, कि चर के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये अभी हम सभी समझेंगे। एक तो होता है स्वतंत्र चर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है परतंत्र चर। ये 3 प्रकार के चर हैं, मुख्य रूप से तो खैर 2 ही हैं, लेकिन एक तीसरा भी आ जाता है। परतंत्र चर हो गया, और तीसरा जो आता है उसको कहते हैं नियंत्रण चर, या जिसको आप बाह्य चर भी कह सकते हैं। अब ये तीनों है क्या? तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, और प्रयोग ये है कि किसी क्लासरूम में प्रकाश की मात्रा का, किसी क्लासरूम के अंदर प्रकाश की मात्रा का वहां के बच्चों की, उस क्लास में उपस्थित जो बच्चे हैं उनकी उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का मुझे अध्ययन करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि के अंदर क्या है? ये 3 प्रकार के चर हैं। क्या है अभी इसमें हम उदाहरण से समझेंगे इनको, कि इनमें से कौन सा चर कौन सा है। तो मुझे एक प्रयोग करना है। प्रयोग क्या है? मुझे किसी क्लासरूम के अंदर यह देखना है कि उस क्लासरूम में जो प्रकाश की मात्रा है, उस क्लासरूम में प्रकाश की मात्रा का बच्चों की उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए मान लीजिए मैंने कुछ बच्चों का चुनाव किया, कि मेरे क्लासरूम में अगर 50 बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे वो देखना है कि कौन से बच्चे कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि सब बच्चों की बुद्धि एक बराबर तो नहीं हो सकती। कोई कम बुद्धि के होंगे, कोई अधिक बुद्धि के होंगे, और कोई जो है वो औसत बुद्धि के होंगे। लेकिन चूंकि मुझे प्रकाश की मात्रा का अध्ययन करना है बच्चों की उपलब्धि पे,
तो वो अध्ययन मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं सभी बच्चे समान बुद्धि वाले उसमें लूंगा, तब मैं जांच पाऊंगा कि कम ज्यादा का क्या किन बच्चों पे प्रभाव पड़ा। तो 50 में से मान लीजिए 10 बच्चे जो हैं वो बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, 10 बच्चे हैं वो कम बुद्धि वाले हैं जो एक औसत से कम हो सकता है, 30 बच्चे जो है वो औसत बुद्धि वाले बच्चे हैं। अब मैं इन 30 बच्चों पे ये प्रयोग करूंगा। इन 30 बच्चों को जो कि औसत बुद्धि वाले हैं, समान रूप से हैं, मैंने इन्हें 15-15 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और अब मैंने किसी एक टीचर के, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैंने ये कह दिया भाई ठीक है, अब पहले मैंने 15 बच्चों को लाया, मैं ये जो औसत बुद्धि वाले 30 बच्चे हैं, इनमें से 15 बच्चों को मैं लेकर के आया। ये उदाहरण बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये साइकोलॉजी का बहुत फेमस उदाहरण है, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये कोई भी साइकोलॉजी की किताब लेंगे, जो ऑथेंटिक पुस्तकें वगैरह है, उन्हीं किताबों से जो गाइड वगैरह है, तो ये प्रकाश वाला उदाहरण आपको हर जगह मिलेगा। और एग्जाम के अंदर भी ये प्रकाश का उदाहरण बहुत बार पूछा गया है, इसको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करके। अब मैंने पहले 15 बच्चे बुलाए औसत बुद्धि वाले, और मैंने 30 मिनट की क्लास ली। उस 30 मिनट की क्लास के अंदर मैंने मान लीजिए प्रकाश की मात्रा है उसको थोड़ा सा कम कर दिया, और कम करने के बाद में उन 15 बच्चों को पढ़ाया। सेम वही जो चीज मैं पढ़ाता हूं, मैंने उन 15 बच्चों को पढ़ा दिया 30 मिनट। अब उनको मैंने बाहर निकाल दिया, दूसरे 15 बच्चे बुलाए औसत बुद्धि वाले, उनके टाइम मैंने प्रकाश की मात्रा को वापस बढ़ा दिया या थोड़ा और ज्यादा तेज कर दिया। और अब मैं उसी तरीके से, जिस तरह से मैंने उन बच्चों को पढ़ाया था, सेम वही टॉपिक, वही चीज, वही समझाने का तरीका अब मैं उन 15 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं क्या चेक कर रहा हूं कि जो प्रकाश की मात्रा है, ये कम ज्यादा करने, अगर क्लास में प्रकाश की मात्रा कम हो या ज्यादा हो, तो उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उनके सीखने पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। यानी बच्चा जो सीख रहा है, जैसे हम जो कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, तो किसी बच्चे पर क्या कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके बाद में मैंने दोनों ग्रुप को समान रूप से पढ़ाया, दोनों ही बच्चे औसत बुद्धि वाले थे, और दोनों को समान रूप से पढ़ाने के बाद में मैंने उनका टेस्ट पेपर लिया। अब वो जो टेस्ट पेपर लिया, तो दोनों का मान लीजिए, दोनों बच्चों का, दोनों ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लगभग समान ही नंबर आए। तो यानी उससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि प्रकाश की मात्रा का बच्चों की उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो यानी मैं इस प्रयोग के माध्यम से यह चीज निकाल सकता हूं। तो यह चीज आप समझ गए कि मैंने प्रयोग क्या किया, कि प्रकाश की मात्रा का बच्चों की उपलब्धि पर अध्ययन किया, कि प्रकाश की मात्रा कम ज्यादा करने पर अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या उसका बच्चों पर इस प्रकाश की मात्रा का कोई प्रभाव पड़ रहा है। एक ग्रुप के अंदर मैंने प्रकाश की मात्रा को कम कर दिया था, और दूसरे ग्रुप में मैंने प्रकाश की मात्रा को बढ़ा दिया था। फिर मैंने उनका समान रूप से जो क्या लिया, टेस्ट पेपर लिया, और टेस्ट पेपर में यह निकल करके आया कि दोनों ही ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका समान रूप से रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब प्रकाश की मात्रा का जो है वो बच्चों की उपलब्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहां आपके क्या समझने वाली चीज है, सबसे पहले बात करते हैं हम स्वतंत्र चर के बारे में। स्वतंत्र चर क्या है? ये जो प्रकाश की मात्रा है इस उदाहरण में, ये प्रकाश की ही मात्रा क्या है, स्वतंत्र चर है। यानी प्रयोगकर्ता के द्वारा जिस चर में, चर क्या है यहां, प्रकाश की मात्रा, और चर क्या होता है, जिसको आप परिवर्तन कर सको। मैं प्रकाश की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो यहां जो प्रकाश की मात्रा है वो क्या है, स्वतंत्र चर है। यानी मुझे जिसका प्रयोग करना है, तो जिस चर में जो है जानबूझ करके, स्वयं जानबूझ करके परिवर्तन किया जाता है, वो चर क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। यानी जिस चर का प्रभाव मुझे अन्य चर पर जांचना है, वही चर क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। तो यहां जो प्रकाश की मात्रा है, मुझे इसका प्रभाव जांचना है, तो प्रकाश की मात्रा क्या हो गया, स्वतंत्र चर। अब आगे आप समझ गए होंगे क्या चेक कर रहा हूं मैं, क्या जांच रहा हूं, बच्चों की उपलब्धि पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चूंकि किस पर मैं जांच रहा हूं, बच्चों पर जांच रहा हूं, बच्चों की उपलब्धि पर, तो जिस चर पर प्रभाव जांचा जाता है वही परतंत्र चर कहलाता है।
यानी जो बदलाव से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस प्रकाश की मात्रा का उन पर प्रभाव पड़ा था या नहीं पड़ा था, दोनों ही बातें हो सकती है। तो ये जो मैं जिन पर जांच रहा हूं वो चीज क्या कहलाती है? परतंत्र चर कहलाती है। तो बच्चों की उपलब्धि पर मैं जांच रहा हूं तो ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया परतंत्र चर। अब तीसरा जो मैंने आपको बताया नियंत्रण चर या बाह्य चर। तो परतंत्र चर, ये बाह्य चर क्या होता है? यानी इस स्वतंत्र चर के अलावा ऐसा कोई भी चर जो इन परतंत्र चर को प्रभावित कर सकता है, वो ही क्या कहलाता है? बाह्य चर या नियंत्रण चर कहलाता है। अब क्या है, आप सोचिए, क्या ऐसा चर था जो इस परीक्षण को प्रभावित कर सकता था? मतलब मैं प्रकाश की मात्रा भी बच्चों को समान रूप से दे रहा हूं। भाई दो अलग अलग ग्रुप बनाए मैंने, तो जो एक ग्रुप के बच्चे हैं तो उनमें तो समान ही है, 15 बच्चों को एक समान, दूसरे 15 बच्चों को एक समान। तो क्या ऐसी कोई चीज है क्या कि प्रकाश की मात्रा कम ज्यादा करने के अलावा भी कोई चीज उन बच्चों को प्रभावित कर सकती थी अगर मैं उस चीज पे ध्यान नहीं देता? तो वो कौन सी चीज है? अभी मैंने आपको उदाहरण से समझाया था, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अगर मैं औसत बुद्धि के या जो भी मुझे परीक्षण करना होता, हो सकता है मैं सारे ही अच्छे बुद्धि वाले बच्चे लेता या सारे ही जो है बिल्कुल कम बुद्धि वाले लेता। मैं 30 औसत बुद्धि के बच्चे नहीं लेकर के और मैं सीधे ही पूरे 50 के 50 बच्चे पर प्रयोग करता। आधे इधर आ जाओ, आधे उधर आ जाओ। अब किसी में बुद्धि कम वाले हैं, कोई ज्यादा वाले हैं, औसत वाले, सब मिक्स करके बिठा दिए। तब वो क्या प्रकाश की मात्रा प्रभावित करती है उनको? निश्चित रूप से उनमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों का आपस में ही बुद्धि के अंदर क्या हो गया? तुलनात्मक रूप से डिफरेंस आ गया। किसी बच्चे की बुद्धि औसत है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है। इसीलिए हमने क्या किया था, जो बुद्धि ऐसा चर है जो हमारे प्रयोग को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए हमने शुरू में ही जो समान औसत बुद्धि वाले बच्चे थे, ऐसे बच्चों को परीक्षण के लिए बुलाया, ना कि मिक्स करके कोई भी कि सारे ही आ जाओ। तो यहां नियंत्रण चर या बाह्य चर जो चर है, वो आप किसको मान सकते हो? बुद्धि को मान सकते हो इस एग्जाम्पल में। तो ये आपका जो है ये कंप्लीट होता है, और प्रयोग विधि वाला, बस यही इसमें मेन मेन चीजें आपके समझने वाली है। क्या चीज पढ़नी है प्रयोग विधि के अंदर? आपको मुख्य रूप देखिए, आपका क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आ जाएगा। अब वो कल को कोई भी उदाहरण देकर के, एक नया उदाहरण देकर के आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसमें कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन सा परतंत्र चर है, और कौन सा नियंत्रण चर है या बाह्य चर है। सबसे पहले आपको चर समझना है। चर मैंने आपको बता दिया। चर को इंग्लिश में याद कीजिएगा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन संभव हो। कोई भी वस्तु के अंदर परिवर्तन हम कर सकते हैं, उसके गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी जो चीज स्थायी ना हो हम उसको कम ज्यादा या गुणों के अंदर परिवर्तन करना। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी गुण हो सकता है, वही क्या कहलाती है? वेरिएबल। तीन चर देखे, एक तो स्वतंत्र चर था, एक परतंत्र चर था, और तीसरा था बाह्य चर या नियंत्रण चर। स्वतंत्र चर जो है, जिसका प्रभाव हमें जांचना है, जिसका प्रभाव हमें जांचना है, जैसे प्रकाश की मात्रा का, वो हो गया स्वतंत्र चर। जिस पर प्रभाव जांचना है बच्चों की उपलब्धि पर, वो हो गया परतंत्र चर। और स्वतंत्र चर के अलावा जो जो है परतंत्र चर को प्रभावित कर सके, स्वतंत्र चर के अलावा कोई ऐसा चर जो परतंत्र चर को प्रभावित कर सकता था, तो वो चर कौन सा हो सकता है? बाह्य चर या नियंत्रण चर। और जैसे इस उदाहरण के अंदर कौन सा था? बुद्धि। अगर मैं समान औसत बुद्धि वाले बच्चों को प्रयोग के लिए नहीं लाता तो वो हमारे प्रयोग को इफेक्ट कर सकती थी चीज। तो ये है। अब हम इसको थोड़ा नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं, और इसी के साथ जो है ये आपकी प्रयोग विधि वाला समाप्त हो जाएगा। प्रयोग विधि। तो सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है चर, कोई भी ऐसी वस्तु, गुण आदि जिसमें परिवर्तन संभव हो, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है, या जो स्थायी ना हो। इसके बाद प्रयोग विधि में
चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। तो सामान्यतः प्रयोगकर्ता क्या करता है, कोई भी दो या अधिक चरों को चुन लेता है और उनके मध्य, ताकि उनके मध्य संबंधों की जांच की जा सके। सामान्यतः तीन प्रकार के चर होते हैं। सबसे पहला है स्वतंत्र चर, यानी प्रयोगकर्ता द्वारा जिस चर में स्वयं जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है वह चर स्वतंत्र चर कहलाता है। यानी जिस चर का प्रभाव अन्य चर पर जांचना है वही स्वतंत्र चर है। और जो मैंने उदाहरण आपको बताया था, तो उसमें जो प्रकाश की मात्रा है वो ही क्या है, स्वतंत्र चर। दूसरा आता है परतंत्र चर। जिस चर पर प्रभाव जांचा जाता है वही परतंत्र चर कहलाता है। यानी जो बदलाव से प्रभावित होता है या नहीं होता है तो फिर वो परतंत्र चर कहलाता है। जैसे यहां मैं बात कर रहा हूं तो बच्चों की उपलब्धि कि उस पर उस प्रकाश की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, परतंत्र चर कहलाती है। तीसरा आता है बाह्य चर या नियंत्रण चर। स्वतंत्र चर के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चर जो परतंत्र चर को प्रभावित कर सकता है वो क्या कहलाता है, बाह्य चर कहलाता है। और जो मैंने अभी आपको उदाहरण समझाया था उसमें बाह्य चर या नियंत्रण चर में कौन सा आएगा, बुद्धि। उदाहरण मैंने यहां लिख दिया, कक्षा कक्ष में प्रकाश की मात्रा का जो है वो प्रभाव छात्रों पर जांचना। तो अब मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपसे वो कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपको कल को वो एक नया एग्जाम्पल दे सकता है और कहेगा कि बताओ इसमें स्वतंत्र चर कौन सा है, परतंत्र कौन सा है और नियंत्रण चर कौन सा है। तो आपके कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर है क्या। उसके बाद वो जचे जैसे देगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब एक दो छोटी छोटी विधियां इसी में साथ में अब हम इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं इनको। साक्षात्कार विधि। अब देखिए साक्षात्कार नाम से तो आप जानते ही हैं कि साक्षात्कार जो है वो किसको कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू मेथड। तो होता क्या है, साक्षात्कार के अंदर क्या चीज चेक की जाती है। नॉर्मली इंटरव्यू वगैरह आपने खूब सुना होगा, हो सकता है आपने किसी एग्जाम का दिया भी हो, कभी कोई इंटरव्यू वगैरह आपका कहीं हुआ हो किसी का। तो इसमें होता क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच, या जैसे मान लीजिए अब बोर्ड में कितने होते हैं, कोई भी बोर्ड हो सकता है, चार पांच लोग हो सकते हैं। तो यानी मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच कुछ निर्धारित उद्देश्यों के साथ आमने सामने की अंतरक्रिया होती है। तो जो व्यक्ति साक्षात्कार का क्रियान्वयन करता है उसको तो हम कहते हैं साक्षात्कारकर्ता, इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेता है। और जिस व्यक्ति को साक्षात्कार के प्रश्नों के प्रति अपना वो रेस्पॉन्स देता है, कोई भी अनुक्रिया देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परियोज्य कहते हैं या इंटरव्यूई कहते हैं, यानी जो इंटरव्यू दे रहा है। तो क्या है, इस विधि में साक्षात्कारकर्ता के द्वारा, यानी जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, अभ्यर्थी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए जवाबों के आधार पर उसके व्यवहार का आकलन किया जाता है। परियोज्य की मौखिक अभिव्यक्ति के अलावा उसकी अशाब्दिक अभिव्यक्ति साक्षात्कार में अत्यधिक महत्व रखती है। अशाब्दिक अभिव्यक्ति या अशाब्दिक संकेत आप समझ सकते हो। देखिएगा इंटरव्यू जो होता है, जैसे किसी को आरएस का इंटरव्यू देना है, उसने पहले प्री एग्जाम दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के अंदर चूंकि आपके नॉलेज की परीक्षा नहीं है, कई बार विद्यार्थी प्री मेन वाला जो मैटर है उसी को याद करने में लग जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर ठीक है, चूंकि अब ये तो पता ही है कि कोई व्यक्ति अगर इंटरव्यू तक पहुंचा है, प्री भी पास किया है, मेंस भी पास किया है, इसका मतलब नॉलेज है उसके बाद, जो बुक्स का नॉलेज होना चाहिए कि वो नॉलेज तो है।
तो फिर इंटरव्यू में वो चेक क्या करना चाहते हैं? वो आपका व्यक्तित्व चेक करना चाहते हैं, यानी आपकी रुचि क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, अभिवृत्ति, रुचि, मूल्य। मुख्य रूप से इन चीजों के बारे में जानना होता है जो बोर्ड आपसे इंटरव्यू लेता है। बहुत बार ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में, कोई चीज के बारे में नॉलेज आपको नहीं है, उन्होंने कुछ कोई ऐसी चीज, मान लीजिए कोई फैक्ट आपसे पूछा कि बताओ उस देश का प्रधानमंत्री कौन है, अब आपको नहीं पता। तो ऐसा थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री का नाम आपको पता नहीं था तो इस बेस पे फिर आप फेल हो गए उस इंटरव्यू में। नहीं, एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, और उतना तो होता भी है अभ्यर्थी को। जो प्री पास कर रहा है, मेंस कर रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, यानी नॉलेज तो है उसके पास। वहां आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि हम बोर्ड को मूर्ख बना सकते हैं, या हम ज्यादा दिमाग लगा के और अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातों से उनको प्रभावित कर लेंगे। देखिएगा, जो इतने वर्षों से इंटरव्यू लेते हैं वो अशाब्दिक अभिव्यक्ति साक्षात्कार में अत्यधिक महत्व रखती है। आपके हाव भाव, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपके मूवमेंट क्या है, हर वो चीज कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और कई बड़े बड़े एग्जाम के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है। यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, आईएएस का इंटरव्यू होता है, वहां एक साइकोलॉजिस्ट अलग से बैठा होता है। वो केवल विद्यार्थी के, जो अभ्यर्थी होता है जो इंटरव्यू देता है, वो केवल उसके मूवमेंट देखता है, वो केवल उसको ऑब्जर्व करता है, वो कि ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। हम पूछते हैं तो इसके चेहरे पे किस तरह के भाव आते हैं, यानी अशाब्दिक, आप बोल नहीं रहे हो लेकिन जो चीजें उनको समझ में आनी चाहिए वो चीज समझ आते हैं। तो यानी मौखिक अभिव्यक्ति तो है ही है कि भाई ठीक है, आप जो भी वो पूछ रहे हैं आप बता रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, वो साक्षात्कार के अंदर कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब मान लो किसी का जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू हो रहा हो, उसने कभी इंटरव्यू दिया नहीं हो और बहुत बड़े एग्जाम का इंटरव्यू हो, तो वो अपने अंदर, विद्यार्थी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी भर रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, बाकी भी तो इंसान है, बाकी भी तो इंटरव्यू दे रहे हैं, सबने आज तक दिए ही हैं, वो कौन सा ऐसा क्या पूछ लेंगे। भाई अपने आप को मोटिवेट तो करने की कोशिश कर ही रहा है वो। लेकिन जब इंटरव्यू देने गया और अंदर रूम में उनके सामने बैठता है, तो मान लीजिए वो बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पांव हिल रहे हैं, यानी पांव धूज रहे हैं, यानी पांव का धूजना। अब वो चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये विद्यार्थी के अंदर अभी भी ये धूज रहा है, तो फिर वो कई बार उसको और मोटिवेट करते हैं कि नहीं बेटा घबराओ मत, आप ये जो मान लीजिए पानी का गिलास है वो देंगे, अच्छा बेटा पानी पियो, कोई बात नहीं, ऐसा समझो कि आपका घर ही है। वो नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ चीजें समझ आते हैं। तो मौन अभिव्यक्ति जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। साक्षात्कार के प्रकार, कौन कौन से साक्षात्कार के प्रकार हो सकते हैं? संरचित साक्षात्कार और दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार, यानी संरचित साक्षात्कार। अब एक तरह से मान लीजिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी जिसमें पहले से निर्धारित क्वेश्चन फिक्स है, और असंरचित का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी पहले से कोई भी जिसमें क्वेश्चन जो है वो इस तरह का कोई फिक्स नहीं होता। तो पहले से निश्चित कुछ प्रश्न है वही पूछे जाते हैं, उसको संरचित साक्षात्कार कहते हैं। और जहां प्रश्न पहले से निश्चित नहीं हो वो असंरचित साक्षात्कार कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो आप बताइए कौन सा महत्वपूर्ण होगा? तो कौन सा है? असंरचित साक्षात्कार जो है ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए 20 कैंडिडेट का आज इंटरव्यू है, मान लीजिए वही फिक्स क्वेश्चन है, पहले से 10 सवाल पूछ लिए, दूसरा गया उससे भी 10 पूछ लिए, वो बाहर आया तो बाहर वालों ने पूछा कि भाई तेरे से क्या पूछा, उसने बताया मेरे से तो ये 10 बातें पूछी। तीसरा गया उसको भी सेम वही 10 पूछ रहे हैं, चौथा गया उसको भी सेम वही 10 पूछ रहे हैं। तो अगर किसी चीज में कोई बदलाव ही नहीं है, बिल्कुल ही बदलाव नहीं है, सब कुछ निश्चित है, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे सामने नहीं आ पाती जो आनी चाहिए।
इसलिए कहते हैं कि इंटरव्यू लचीली प्रवृत्ति का होता है। लचीली का मतलब है जिसमें इतनी चीजें कोई फिक्स नहीं होती। भाई कुछ तो फिक्स है कि जैसे मान लीजिए पूछ लेंगे कि आपके कोई आरएस बनना चाहता है, वो सबसे पहले पूछेंगे आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं। तो वो देखना चाहते हैं कि अगला विद्यार्थी, अब एक दो क्वेश्चन तो कॉमन है मान लीजिए, लेकिन उसको वो कैसे घुमा दें, क्या क्या अगले से पूछना चाहें, तो वो चीजें नहीं होती फिक्स। किस कौन सा पॉइंट आपने बोल दिया, और उस केवल एक पॉइंट पर कई बार आपका पूरा इंटरव्यू चला जाता है 30-40 मिनट का। कि आपने ऐसी क्या बात छेड़ दी कि आपने आपने मान लीजिए आपकी हॉबी आपने कोई बता दी। कई बार ऐसा होता है कि केवल आपकी हॉबी पर ही आपका पूरा इंटरव्यू हो जाता है। तो जो असंरचित साक्षात्कार होता है, अनस्ट्रक्चर्ड, यानी पहले से कोई संरचना कोई फिक्स नहीं हो, तो लचीली प्रवृत्ति का होता है सामने वाला कैंडिडेट के आधार पर, और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो किस तरह से पूछता है और किस तरह की स्थिति है, तो उसके बेस पे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये असंरचित साक्षात्कार होता है। दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो असंरचित साक्षात्कार कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब सब कुछ फिक्स ही हो पहले से, तो हर इंटरव्यू वाला उसका जवाब अच्छे से घोटे लगा के जाएगा। वो तो पूछ लेगा, अच्छा जी ये पूछ रहे हैं 10, बस ये इन्हीं का ही तो जवाब देना है, तो उस इंटरव्यू का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा। तो बस यही है साक्षात्कार विधि के अंदर। तो मनोविज्ञान के अंदर साक्षात्कार विधि भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, और इसमें सामान्यतया जो प्रयोग है वो दो व्यक्तियों के बीच में एक तरह से किसी उद्देश्य को लेकर के बातचीत होती है। सड़क पर कोई व्यक्ति मान लीजिए दो बैठ गए और चाय पी रहे हैं, आपसे बात करने लगे, तो वो कोई इंटरव्यू नहीं है वो, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं है, बस वो ठीक आपसे बात कर रहे हैं, हताई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य को लेकर के बात की जाती है। और आमने सामने बैठना ही कोई जरूर नहीं है। अब आजकल जो जमाना आ रहा है, इंटरनेट पर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन हो गया, तो ये सभी जिस तरह का माध्यम हो रहा है, जिस तरह का माध्यम धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, नई नई जो है नई नई चीजें हमारे सामने आ रही है, तो साक्षात्कार के अंदर भी वो चीजें शामिल हो जाती हैं। तो ये इसके मेन मेन पॉइंट हैं। नेक्स्ट आता है सर्वे मेथड, सर्वे विधि। तो सर्वे विधि आपने नाम सुना ही होगा कि ये सर्वे किया गया, ये सर्वे किया गया। देखिए सर्वे विधि होता क्या है, आप थोड़ा बाकी मैटर तो ठीक है ये पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पहले ये बता दूं कि सर्वे विधि से हम मतलब क्या समझते हैं। आपने कई बार बहुत सी चीजें देखी होगी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि रीट की कट ऑफ क्या रहेगी। अब ये सभी विद्यार्थियों ने जैसे रीट का एग्जाम दिया या कोई भी एग्जाम दिया, तो पूछते हैं सर रीट की कट ऑफ क्या रहेगी। अब मान लीजिए मैं एक सर्वे करा रहा हूं और मैंने शुरू में एक ओपिनियन पोल दिया कि 90 से 110, 111 से 120, 121 से 130 और 131 से 145 या 150। अब मैंने कहा कि जिस विद्यार्थी के जितने भी नंबर बने हैं वो ईमानदारी से उस ओपिनियन पोल पे क्लिक करें। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम दिया 16 लाख ने, और उसमें मुझे यह देखना है कि पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई अलग से सब्जेक्ट है एसएसटी का, एसएसटी का मान लीजिए इसमें 5 लाख अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए। उन 5 लाख अभ्यर्थियों ने जो पेपर दिया है एसएसटी का, अब मुझे ये एसएसटी की कट ऑफ निकालनी है। मैंने ये एक ओपिनियन पोल दिया, यानी मैं एक सर्वे करा रहा हूं। इस सर्वे में भाग लिया केवल 10,000 अभ्यर्थियों ने, मान लीजिए। इन 10,000 अभ्यर्थियों ने जो भाग लिया, और उसमें जैसे 121 से 130 वाला है, इस ओपिनियन पोल को अगर 45% ने क्लिक किया, किसी को 25% ने किया, किसी को 20% ने किया, किसी को 10% ने किया, तो वो 10,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। तो अब ये जो 10,000 अभ्यर्थी हैं,
ये एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? इन 5 लाख अभ्यर्थियों को। आप समझ रहे हैं इस उदाहरण को जो मैं समझा रहा हूं आपको? भाई टोटली जनसंख्या को अगर आपने, आप मान लीजिए जनसंख्या है, किसी देश की जनसंख्या कितनी है, अगर यह हमें निकालना है तो वो कोई सर्वे विधि के अंतर्गत पूरी तरह नहीं माना जाएगा कि पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है। वो तो आंकड़े आ गए फिक्स कि 2011 की जनसंख्या कितनी है, कि सर्वे विधि के आधार पर बताया जाए जनसंख्या। वो सर्वे विधि नहीं है। अब बोलचाल में बोल दिया जाता है कि सरकार सर्वे कराएगी कि किस में कितनी जनसंख्या बढ़ी है। वो घर घर जाकर के जहां ड्यूटी देनी पड़ती है, जैसे शिक्षक हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है कि जनसंख्या के आंकड़े हमें लेने हैं, तो गांव गांव घर घर जाकर के जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं। वो सर्वे नहीं है, वो तो टोटली आंकड़ा आएगा आपके पास। बोलचाल में सर्वे बोल देते हैं लेकिन वो सर्वे नहीं है। सर्वे में एक तरह से एक प्रतिनिधित्व होता है किसी चीज का। यह उदाहरण मैंने बहुत शानदार दिया है, इससे आप समझ गए होंगे। भाई मुझे इन 5 लाख जिन्होंने एसएसटी का एग्जाम दिया और मुझे एसएसटी के एक एवरेज कट ऑफ बतानी है, मैंने सर्वे के लिए मैंने ये चीज अलग अलग कट ऑफ लिखी। सर्वे में भाग लिया 10,000 ने, पेपर दिया था 5 लाख ने। अब इस 10,000 में से 45% ने 121 से 130 के बीच का जो कट ऑफ है इस पे क्लिक किया। तो यानी मैं एक आइडिया लगा सकता हूं कि लगभग 45% के आसपास ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके 121 से 130 के बीच में नंबर आ रहे होंगे। तो ये जो 10,000 अभ्यर्थी हैं एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन 5 लाख अभ्यर्थियों को। यह है सर्वे विधि। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण दे रहा हूं, चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में जस्ट ओपिनियन पोल होते हैं। चुनाव से पहले भी होते हैं, जस्ट चुनाव के होने के बाद भी होते हैं। जनता से पर्टिकुलर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं माइक लेकर के और चला गया और मैंने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां लोग वोट दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, मैं उसके एक तहसील पे, मैं पर्टिकुलर किसी एक जगह पे चला गया और वहां यह है कि इस जगह पे 2,000 लोगों ने वोट दिया है। 2,000 लोगों से मैंने पूछा कि भाई साहब आपने किस किस को वोट दिया है। अब उन 2,000 में से, अब जुकाम मेरा काफी बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं और बोलने में भी अभी मुझे समस्या आ रही है काफी, इसको खैर पूरा करते हैं। अब उन 2,000 में से 1,000 जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी क्या, 1,000 लोगों ने यह कहा कि साहब हम तो इस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, और बाकी 1,000 ने अलग अलग लोगों को वोट दिया। किसी ने 50 ने किसी का नाम लिया, 100 ने किसी का नाम लिया। अगर 20 कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं और अलग अलग लोग बंट गए, 1,000 लोगों का मैंने देख लिया कि साहब 1,000 लोगों ने इसको वोट दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार लोगों का रुझान किसकी तरफ है? इस व्यक्ति की तरफ है। तो वहां वो एक तरह से वो 2,000 लोग जो हैं, वो जो मैंने उन पे सर्वे किया, वो एक तरह से पूरी उस एरिया की जो जनसंख्या है, जो वोट देने वाली, एक तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं। जैसे कोरोना आया, कोरोना अपने साथ में ऑनलाइन स्टडी भी लाया। जो बच्चे, अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर पर ही उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। घर पर पढ़ाई शुरू होने के बाद 6-7 महीने तक पढ़ाई ऑनलाइन स्टडी चली। तो अब उसके रिजल्ट जानने के लिए कि जो घर पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मोबाइल से या लैपटॉप से, तो उन बच्चों के अंदर क्या कोई चेंज आपको देखने को मिल रहा है? तो हमने कई माता पिताओं से पूछा। मैंने एक पोल क्रिएट किया और वो मैंने सर्वे जो है इसके लिए डाल दिया कि जब से ऑनलाइन स्टडी आई है, क्या आपके बच्चों में जो बदलाव है, पहला मैंने ऑप्शन दे दिया क्या बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। दूसरा मैंने ये लिख दिया क्या बच्चे खाने पीने पर ध्यान जो है वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। क्या बच्चे घर के मेंबर के साथ जो है अब ज्यादा बातचीत नहीं करते। बच्चों के नींद लेने में क्या समस्याएं आ रही है। क्या बच्चों का नॉलेज बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा है। अब वो चीज वहां काफी पेरेंट्स ने ये कहा, हाँ साहब बिल्कुल हमारे बच्चों में ये प्रभाव, ये इफेक्ट आया है कि काफी ज्यादा चिड़चिड़े
जो है वो बच्चे हो गए और सारे दिन फोन के ही चिपके रहते हैं। पढ़ाई नहीं होती तब भी उनको फोन चाहिए, और उनका स्वभाव के अंदर काफी बदलाव आ गया है, नेगेटिव प्रभाव। कितनों की आंखें खराब हो गई है। पहले जिनके ऐनक नहीं लगती थी, चश्मे नहीं लगते थे, कितनों के चश्मे लगने लगे। मैंने ये सर्वे 1000 लोगों से लिया और उसमें से 70% पेरेंट्स ने यह कहा कि हमारे बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है जब से ऑनलाइन स्टडी आई है। तो अब ये जो 70% लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों के बारे में कहा कि चिड़चिड़ा हो गया है, 30% ने कुछ और कहा। तो उन 1000 पेरेंट्स से मैंने, जिन 1000 पेरेंट्स ने मेरे सर्वे में भाग लिया, तो मैं उन 1000 पेरेंट्स का जो सर्वे है, 1000 पेरेंट को मैं उनको एक तरह से, वो 1000 की संख्या में जो पेरेंट हैं वो सभी पेरेंट्स का एक तरह से प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं। यह है सर्वे। तो सर्वे विधि का उपयोग जो है वो सामान्यतया किसी विशिष्ट जनसंख्या के विचार, मत या धारणाएं आदि जानने के लिए किया जाता है। सामान्यतया टारगेट जनसंख्या में से, जैसे मैंने आपको बताई 1000 जने, 2000 जने, 5000, पर्टिकुलर एक सैंपल का चयन कर लिया जाता है कि मुझे इतनों के बारे में जानकारी लेनी है, तो मैंने उसमें पर्टिकुलर कुछ फिक्स के बारे में चयन कर लिया और उस सैंपल को उस टारगेट जनसंख्या का प्रतिनिधि माना जाता है। देखिए, टारगेट जनसंख्या से मतलब यहां जो है उस सारी जनसंख्या से जिनके बारे में मैं सभी पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी वाला, तो टारगेट जनसंख्या से मतलब उन सभी पेरेंट्स के बारे में मुझे पूछना है कि सभी पेरेंट्स की क्या राय है। तो उसमें से मैंने कुछ 1001 जनों का चयन किया और फिर जो उन्होंने कहा, तो वो जो पूरी एक सभी पेरेंट्स हैं उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर उसको मान लिया जाता है। तो ये चीज मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, ये होता है सर्वे। तो आज जो है वो हमने 3 विधियों के बारे में पढ़ा है इसमें। पहली थी प्रयोग विधि, दूसरी थी साक्षात्कार विधि और तीसरी थी सर्वे विधि। तो तीनों ही आशा है आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और बाकी जो इसके आगे की और विधियां हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपको मैं सारा ऐसा करवा दूंगा कि मतलब आप मान के चलिए कि जिस दिन आप पेपर देंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है। तो बस इसी तरह से मेहनत करते जाइएगा। तो बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आगे हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।